नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। नोटबुक आईएएस करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कल के कुछ रिवीजन के प्रश्न। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। जल दिवाली अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो जल दिवाली अभियान हमने चर्चा की थी पिछली कक्षा में। किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शंस देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय, आवासन और शहरी मंत्रालय, कृषि और कल्याण मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। तो जल दिवाली अभियान, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है कि किस मंत्रालय से संबंधित है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यह जल शक्ति मंत्रालय है, इसीलिए ऑप्शन में इसको दे रखा है। जल दिवाली अभियान जो है यह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। तो ध्यान में रखेंगे, जल दिवाली अभियान जो है वह आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का है। हरदीप सिंह पुरी जी इसके मंत्री हैं। और ये पूरा कार्यक्रम क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में विजिट कराया जाएगा। मैंने ये भी बताया था कि इस अभियान के तहत में वुमेन फॉर वाटर और वाटर फॉर वुमेन का स्लोगन भी चल रहा है। तो पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है ये जल दिवाली अभियान। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? महिलाओं पे ये फोकस्ड है, इसलिए कि जल का जो सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो महिलाएं ही करती हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेन फोकस रखा गया है महिलाओं के ऊपर। और आंसर क्या है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको करवाया जाता है। तो जल दिवाली अभियान आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो किस कहने की बात नहीं है, लगातार पिछले 2-4 सालों से जो है हमेशा केरला इसमें टॉप कर रहा है। तो ध्यान में रखेंगे कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? केरल। लेकिन ऑप्शन में 2 और राज्य हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कल बताया था कि इसमें एक नई रैंकिंग जोड़ी गई है। SFSI रैंक में सुधार करके एक नया पैरामीटर जोड़ा गया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में। और इसमें सुधार के मामले में मैंने बताया था कि लगातार जो राज्य अच्छा काम कर रहे थे, इस साल जो है बहुत ही गिरावट दर्ज की है सभी राज्यों ने अपने स्कोर में। 20 में से लगभग 19 राज्यों में जो है वो स्कोर में गिरावट आई है। केवल एकमात्र पंजाब ऐसा राज्य है जिसने इसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। ओवरऑल पूछा जाए तो केरल टॉप पर है, और अगर प्रदर्शन में सुधार के बारे में पूछा जाए तो पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने कि अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी सभी राज्यों की जो है वो सबसे खराब स्थिति रही है, और इनमें भी सबसे खराब स्थिति महाराष्ट्र राज्य की रही है। मतलब सर्वाधिक गिरावट जो दर्ज की गई है वो महाराष्ट्र राज्य में की गई है। तो ध्यान रखेंगे, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक से संबंधित 2-3 ये फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना किसने की है? भारत और फ्रांस ने मिलकर के 2015 में जिसकी स्थापना की है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसमें जो है लगभग 120 के करीब में हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। लेकिन जो 95वां पूर्ण सदस्य बना है या पूर्ण सदस्यता जिस देश ने हासिल की है वह कौन है? तो वह है चिली। चिली जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और चिली ने 95th पूर्ण सदस्य के रूप में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो है सदस्यता ग्रहण की है। अगर पूछा जाए कि 94 नंबर पे कौन था, तो 94th जो था वो सिंगापुर था, और उसके पहले 93rd जो था वो सोलोमन आइसलैंड था। तो इसको भी याद रखेंगे अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए जमाने के लिए। तो ध्यान रखेंगे कि 94th तो जहाँ सिंगापुर था, 93rd सोलोमन आइलैंड था, और फिलहाल जो है चिली को 95वां सदस्य बनाया गया है। किसका? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है, क्योंकि पहली ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, और इसको बनाने में भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दिखाई है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाते हैं आज के नए टॉपिक्स पे। तो आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले वर्ल्ड कप चल रहा है तो देख लेते हैं उससे संबंधित आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग। आईसीसी मेंस जो ओडीआई प्लेयर रैंकिंग है उसमें पहले देख लेते हैं कि बैट्समैन की क्या रैंकिंग है। तो बैट्समैन की रैंकिंग में देखते हैं, टॉप पर है शुभमन गिल। देखिए अभी हाल ही में विराट कोहली ने अपना 49वां शतक लगाया है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि टॉप पर जो है विराट कोहली होंगे, और विराट कोहली के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स भी हैं ज़्यादा रन बनाने के। लेकिन इस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में टॉप पर रखा गया है किसको? शुभमन गिल को। तो ध्यान में रखेंगे, पिछली बार जो थे वो बाबर आजम थे जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनको रिप्लेस किया है इस बार शुभमन गिल ने। तो ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। पहले नंबर पर शुभमन गिल हैं, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के बाबर आजम हैं, तीसरे नंबर पे क्विंटन डी कॉक हैं जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं,
उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं विराट कोहली, फिफ्थ नंबर पे आते हैं डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, और सिक्स्थ नंबर पे है रोहित शर्मा। मतलब कि टॉप 10 में हमारे 3 दिग्गज खिलाड़ी हैं। कौन फर्स्ट पे है? शुभमन गिल, फोर्थ नंबर विराट कोहली को मिला है, सिक्स नंबर पे है रोहित शर्मा। सेकेंड नंबर पिछली बार जो फर्स्ट थे बाबर आजम टॉप पे थे, इस बार वो उनको रिप्लेस कर दिया है शुभमन गिल ने। तो ये तो हुई आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग। अभी देख लेते हैं, बैट्समैन की बात हुई, अभी हम देख लेते हैं बॉलर के बारे में। तो बॉलिंग में कौन टॉप पर है? तो बॉलिंग में टॉप पर है भारत के मोहम्मद सिराज जी। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग बॉलर की है उसमें मोहम्मद सिराज जो भारत के हैं टॉप, यानी कि बैट्समैन की श्रेणी में और बॉलर की श्रेणी में, दोनों ही श्रेणियों में टॉप पर भारत के खिलाड़ी हैं। दूसरे नंबर पर है केशव महाराज, नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। तो ध्यान में रखेंगे केशव महाराज के बारे में, साउथ अफ्रीका के हैं ये। उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं एडम जंपा जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो कम से कम फर्स्ट 1 2 3 तो याद रहना ही चाहिए। मोहम्मद सिराज फर्स्ट नंबर पे हैं, केशव महाराज जो है साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी सेकंड है, और एडम जंपा जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। अब देख लेते हैं कि जो आईसीसी है वह इसकी स्थापना कब हुई है। तो जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्थापना हुई है 1909 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका मुख्यालय है। तो इस टॉपिक से संबंधित तथ्य आपको जानना जरूरी था। बॉलर और बैट्समैन शीर्ष रैंकिंग पे कौन कौन है? तो बैट्समैन के मामले में शुभमन गिल टॉप पर हैं, और बॉलर के मामले में मोहम्मद सिराज हैं, दोनों ही भारत के हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं कि भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई। तो पहले जो 74% था, अब उसको चेंज करके कर दिया गया है 100%। कब चेंज किया गया है? तो 2015 में ये सुधार किया गया है, ये चेंज किया गया है। तो रक्षा परियोजनाओं में पहली बार किसी विदेशी कंपनी को 100% एफडीआई करने की अनुमति मिली है, और वह विदेशी कंपनी कौन है? तो साब करके एक कंपनी है, कहाँ की? स्वीडन की है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है साब। इसको जो है वो पहली ऐसी विदेशी कंपनी बनी है जिसको भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई या निवेश करने का जो है अनुमति प्राप्त हुई है। अब ये भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% निवेश कर सकता है। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कौन सी कंपनी है? साब। कहाँ की है? तो स्वीडन की है। देख लेते हैं कि अभी ये भारत के हरियाणा में जो अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने वाली है ये कंपनी, और 100% जो है वो एफडीआई को अनुमति मिल गई है इस कंपनी को रक्षा क्षेत्र में। देख लेते हैं कि एफडीआई क्या होता है। तो एफडीआई होता है कि किसी भी एक देश के कंपनी के द्वारा दूसरे देश में किया गया निवेश। ये एफडीआई दो तरीके का होता है, एक तो ग्रीन फील्ड होता है, एक ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड में वो होता है, ग्रीन फील्ड कहने का मतलब है कि जो कंपनियां बिल्कुल नए सिरे से स्थापित होती हैं उनमें निवेश, तो ग्रीन फील्ड। और ब्राउन फील्ड कंपनियां वो होती हैं कि जो कंपनी पहले से इस्टेब्लिश्ड है उसमें किसी ने बाहर से आके निवेश कर दिया, तो उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट। तो एफडीआई से संबंधित इस दो टर्म को भी याद रखेंगे, कौन कौन सा? ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। परीक्षा में ये पूछा जाता है। ग्रीन फील्ड में क्या होता है? बिल्कुल नए सिरे से कंपनी बनती है, और दूसरा ब्राउन फील्ड जो होता है जो पहले से स्टैब्लिश्ड कंपनी होती है उसमें बाहर की कंपनी आकर के निवेश कर देती है। तो एफडीआई इन ग्रीन फील्ड में भी निवेश करता है और जो है ब्राउन फील्ड में भी निवेश करता है। इससे फायदा क्या होता है? जो एफडीआई निवेश करते हैं उन कंपनियों को इन कंपनियों में कुछ शेयर्स मिल जाते हैं। जैसे ब्राउन फील्ड कंपनियां हैं तो उसमें कुछ शेयर मिल जाएगा। ग्रीन फील्ड कंपनी है, नए सिरे से बन रही है, तो पैसे के साथ साथ कुछ अवसंरचना, टेक्नोलॉजी, इसका भी वो निवेश कर सकते हैं। तो दो डिफरेंस याद रखेंगे, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे एफडीआई से संबंधित। अब देखते हैं, ये प्रश्न पूछा जाता है कि राज्यों में सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य को मिला। तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एफडीआई इस साल की रैंक के हिसाब से महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे पे गुजरात है। तो ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट जो है महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे कर्नाटक और थर्ड नंबर पे गुजरात को सबसे ज़्यादा जो है एफडीआई प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं कि जो कौन से ऐसे देश हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं। तो देख लेते हैं कि देश के मामले में कौन टॉप पर है। भारत की अर्थव्यवस्था में एफडीआई के रूप में निवेश करने में इस साल सिंगापुर टॉप पर है। अमूमन जो होता है नॉर्मली अमेरिका रहता है, लेकिन इस बार जो नई रैंकिंग आई है उसमें सिंगापुर ने निवेश सबसे ज़्यादा किया है हमारे यहाँ एफडीआई के रूप में। दूसरे नंबर पर है मॉरिशस, तीसरे नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर है संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड। ये सीक्वेंस जमाने के लिए कई बार पूछा जाता है। तो टॉप नंबर पे सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड। तो ध्यान रखेंगे कि ये आरबीआई जो रैंकिंग जारी करता है, जो रिपोर्ट जारी करता है, उसके हिसाब से इस बार सबसे ज़्यादा एफडीआई में निवेश जो है वो सिंगापुर ने किया है हमारे भारत में। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि एफडीआई पर जो नीति कौन बनाता है, कौन यह तय करता है कि किस क्षेत्र में कितना एफडीआई आएगा कितना नहीं आएगा। ये सब कुछ जो तय करता है यह करता है डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी जो है वो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक नोडल एजेंसी है। इसका नाम क्या है, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड जो है वह, जो कि वाणिज्य मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है, वह तय करती है कि एफडीआई कितना किस क्षेत्र में आना चाहिए, 100% आना चाहिए या फिर 74% आना चाहिए। तो ध्यान में रखेंगे डीपीआईआईटी वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, यह एफडीआई को तय करती है भारत में। इतना इस टॉपिक से संबंधित तथ्य आपको जानना जरूरी था। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। तो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है भारत के एक राज्य को। किसे मिला है, केरल को मिला है। पहली बार नहीं मिला है, दूसरी बार मिला है। पिछली बार भी केरला को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म अवार्ड मिला था, इस बार फिर मिला है। इस बार क्यों मिला है, इस बार मिला है टिकाऊ और महिला समावेशी पहल को बढ़ावा देने के लिए। मतलब केरल राज्य जो है पर्यटन की दृष्टि से, एक तो केरल बहुत सुंदर जगह है, साथ के साथ वो ये भी ध्यान में रख रहा है कि सस्टेनेबल, संधारणी और महिलाओं के समावेशी यानी कि जो वुमेन फ्रेंडली पूरा माहौल बनाया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए केरल राज्य ने अपने यहाँ अवसंरचना का विकास किया है और इसको इस वजह से ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे किसे मिला है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, केरला को। मैंने बताया कि पहली बार नहीं, ये दूसरी बार मिला है। पहली बार कब मिला था, किसे मिला था, तो केरल को ही मिला था। लेकिन किस लिए मिला था, केरल में एक कोट्टायम जिला है, वहाँ पर वाटर से संबंधित कुछ कार्यक्रम चल रहा था, उसके लिए मिला था। फिलहाल देखते हैं कि इस बार जो केरल को मिला है वह किस श्रेणी में मिला है, तो बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड। तो क्राफ्ट एंड फूड की श्रेणी में इस बार केरल को ये दिया गया है। क्राफ्ट एंड फूड कहने का मतलब है कि पर्यटन क्षेत्र में खाना पीना भी इम्पॉर्टेंट होता है और वहाँ की अगर जो कुछ लोकल जो क्राफ्ट है उसको भी इस पर्यटन में शामिल किया जाता है। मतलब बाहर से कोई विजिट करने आता है तो हमारी जो लोक कलाएं होती हैं उनको देखता है, हमारे जो लोक व्यंजन होते हैं उनको ज़्यादा एंजॉय करते हैं लोग। तो इस श्रेणी में, क्राफ्ट एंड फूड की श्रेणी में केरला को मिला है क्या, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड। मैंने बताया कि यह पर्यटन से संबंधित है, तो कौन इसको पूरा हैंडल करेगा, पर्यटन मंत्रालय इसको हैंडल करता है और मंत्री कौन है, पीए मोहम्मद रियाज जो हैं केरला राज्य के पर्यटन मंत्री हैं। अब देख लेते हैं अगला। मैंने बताया पहले ही कि केरला में ये दूसरी बार हुआ है। तो पहला अवार्ड कब मिला था, पिछले साल मिला था कोट्टायम जिले में। किस गांव में, तो मारूवंथुरुथु करके एक जगह है, वहाँ पर वाटर स्ट्रीट परियोजना लगी है। तो उस वाटर स्ट्रीट परियोजना को ध्यान में रखते हुए पिछले बार भी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड जो है केरला को दिया गया था। पुरस्कार देता कौन है, तो प्रदाता जो है, पुरस्कार प्रदाता रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म यानी कि ICRT, ये दोनों मिलकर के संयुक्त रूप से इसको देते हैं। तो कौन कौन देता है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और ICRT, ये दोनों मिल करके इस पुरस्कार को प्रदान करते हैं। कौन सा पुरस्कार है, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पुरस्कार या अवार्ड। चलिए अब अगला देख लेते हैं। हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट की कहीं ना कहीं खबरें आती रहती हैं, सबसे ज़्यादा आती है इंडोनेशिया में, लेकिन फिलहाल एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी फटा है। कहाँ पर, तो यह हुआ है रशिया में। रशिया में एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, नाम क्या है उसका, तो ध्यान रखेंगे क्लूचेव्स्काया सोपका। नाम बहुत ही टफ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। क्लूचेव्स्काया सोपका जो है ये रशिया का एक ज्वालामुखी है, हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। अभी जानेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या है। तो ये जो है कामचटका प्रायद्वीप में, रशिया का एक कामचटका प्रायद्वीप है, उस क्षेत्र में ये आता है। ऊंचाई इसकी कितनी है, लगभग 4754 मीटर की ऊंचाई है। कामचटका प्रायद्वीप में यह क्लूचेव्स्काया सोपका ज्वालामुखी है। किस देश से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, रशिया। इसकी विशेषता यह है कि यूरेशिया का यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यानी कि यूरोप और एशिया को मिला दिया जाए तो यूरेशिया का यह सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। क्या नाम है इसका, क्लूचेव्स्काया सोपका। किससे संबंधित है, रशिया से, और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब होता है, दो टाइप के ज्वालामुखी होते हैं, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब है जिसमें टाइम पे विस्फोट होता रहता है कभी ना कभी। लेकिन निष्क्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं कभी किसी जमाने में फटे होंगे, फिलहाल शांत हो गए हैं, उनमें किसी भी तरीके की ज्वालामुखी उद्गार की अभी तक तो कोई खबर नहीं आई है।
ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं निष्क्रिय ज्वालामुखी। पर सक्रिय ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जिनमें टाइम टाइम पे विस्फोट होता रहता है, और ये रशिया का जो सोपका ज्वालामुखी है यह भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो देख लेते हैं कि परीक्षा में स्पेशली आरओ में और वनडे एग्जाम्स जो आपके होते हैं पीसीएस लेवल के, उसमें प्रमुख ज्वालामुखी और उनके स्थानों के बारे में पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी में सभी को कोट कर दिया है। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो ज्वालामुखी हैं जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, और प्रश्न भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो ये नाम आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक रिवीजन के रूप में इसको रखा है। सबसे पहला है माउंट मेरापी। माउंट मेरापी जो है ज्वालामुखी कहाँ का है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के दो ज्वालामुखी है यहाँ पे, एक है माउंट मेरापी और दूसरा है क्राकाटोआ। वैसे जो इंडोनेशिया है उसमें सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी के जो मामले आते हैं, क्यों? क्योंकि ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में भी पड़ता है, और प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर वाला जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी के संबंध में जो है सबसे ज़्यादा वहाँ पर केसेस आते रहते हैं। बोला जाता है कि वो वॉल्केनो प्रोन क्षेत्र है। कौन सा? प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर क्षेत्र। तो वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। उसी क्षेत्र में एक आता है इंडोनेशिया का भी कुछ हिस्सा, और यहाँ पर ये माउंट मेरापी और क्राकाटोआ जैसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर उद्गार होता रहता है। अन्य देख लेते हैं मोना लोआ। यह है हवाई द्वीप, अमेरिका का है। विशुवियस, यह भी हवाई द्वीप अमेरिका का है। हवाई द्वीप के भी ये ज्वालामुखी जो हैं वो हमेशा चर्चा में रहते हैं। कौन कौन से? मोना लोआ और विशुवियस। तो ध्यान रखेंगे मोना लोआ और विशुवियस जो है वह अमेरिका के हवाई द्वीप में पाए जाने वाले ज्वालामुखी हैं। एक है, नाम पढ़ के ही समझ में आ जाता है, इस तरीके के नाम जापान में ही होते हैं, तो फ्यूजियामा जो है वह जापान का ज्वालामुखी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट किलिमंजारो, बहुत प्रश्न पूछता है, प्रीवियस ईयर्स में देखा होगा आपने। किलिमंजारो जो है यह तंजानिया का है। तो किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है कहाँ से है? तंजानिया से। उसके बाद ओजोस डेल सलाडो, यह है चिली और अर्जेंटीना। तो मैंने क्या बोला, एक बार फिर से देख लेते हैं। माउंट मेरापी और क्राकाटोआ इंडोनेशिया के, मोना लोआ और विशुवियस हवाई द्वीप के, फ्यूजियामा जापान और किलिमंजारो तंजानिया, ओजोस डेल सलाडो जो है चिली और अर्जेंटीना। ये कुछ मुख्य सक्रिय ज्वालामुखी हैं। हमेशा प्रश्न इन पे आता रहता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे। भारत के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं। भारत में केवल और केवल एक ही जो ज्वालामुखी है वह अभी सक्रिय है, और उसका नाम क्या है? तो नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत में पाया जाता है। नॉट ओनली इंडिया, सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरे दक्षिण एशिया का यह एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है फिलहाल में। तो कौन सा है? बैरन द्वीप। कहाँ पर पाया जाता है? ये अंडमान और निकोबार में पोर्ट ब्लेयर जो क्षेत्र है वहाँ पर 140 किलोमीटर की दूरी पर, पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में पाया जाता है। कौन सी जगह पे? अंडमान निकोबार में। नाम क्या है? बैरन द्वीप। ये भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये भी एक तथ्य इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इसमें बनता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। रेडियोग्राफी किससे संबंधित है? जो एक्सरे वगैरह जैसी किरणें हैं, रेडियो एक्टिव तत्व है, उनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको कहते हैं रेडियोग्राफी। उनका जो अध्ययन किया जाता है रेडियोग्राफी। तो अभी 8 नवंबर को हमने हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया है। पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 2012 से हम लगातार इसको मना रहे हैं, विश्व रेडियोग्राफी दिवस। इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो थीम रखी गई है रोगी सुरक्षा का जश्न, सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। ये इस साल की थीम है, रोगी की सुरक्षा। अब रोगी टर्म कहाँ से आ गया? तो एक्सरे जैसी किरणों का प्रयोग सबसे ज़्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। आपने सुना होगा, कभी भी अंदरूनी चोट लग जाती है या कोई बीमारी होती है तो हर कोई फ्रिक्वेंटली बोल देता है अरे जाओ एक्सरे करवा लो। तो एक्सरे जो है इसी रेडियोग्राफिक तत्व से एक निकल के आया है। एक्सरे की खोज जिन्होंने की थी उनके नाम पर इसको रेडियोग्राफी, विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। और रोगी सुरक्षा का जश्न इसीलिए इस थीम रखी गई है क्योंकि एक्सरे जैसे रेडियोग्राफिक जो तत्व हैं वो इससे संबंधित है। थीम याद रखेंगे, रोगी सुरक्षा का जश्न। प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक्सरे और अन्य जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, जैसे एक्स रेज होती है, गामा रेज होती हैं, बीटा रेज होती हैं, तो इन जैसी तरंगे जो हानिकारक भी होती हैं साथ के साथ यूजफुल भी होती हैं। अब एक्सरे नहीं होगा तो अंदरूनी चीज़ों के बारे में पता कैसे चलेगा? लेकिन ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, ज़्यादा इनके संपर्क में रहेंगे तो इनसे बहुत सारी हानि भी होती है शरीर को। तो इन तत्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। रेडियोग्राफी किसे कहते हैं? मरीज के अंदरूनी बीमारियों का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? एक्सरे का। तो रेडियोग्राफी वही होती है मरीज के अंदरूनी बीमारियों के बारे में पता लगाने की एक प्रक्रिया है। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी।
देख लेते हैं कि एक्सरे की खोज किसने की थी। मैंने अभी पहले बताया था कि जो एक्सरे की जिन्होंने खोज की थी उनके नाम पर ये पूरा विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। कौन थे वो व्यक्ति? तो एक्सरे की खोज की थी कॉनराड रॉन्गटन ने। ये कहाँ के? एक जर्मन भौतिक वैज्ञानिक हैं। नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, नाम को ध्यान में रखेंगे। कॉनराड रॉन्गटन, ये एक्सरे की इन्होंने खोज की थी और इनको रेडियोलॉजी का जनक यानी कि फादर ऑफ रेडियोलॉजी भी बोला जाता है। नाम क्या है? कॉनराड रॉन्गटन। इसके लिए इनको 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल भी मिल चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं कॉनराड रॉन्गटन। एक्सरे की खोज की थी और इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। चलिए अब देख लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कृषि समाचार निगरानी के लिए भारत का पहला एआई, मतलब कृषि के क्षेत्र में पहला ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अब हम प्रयोग करने जा रहे हैं। कृषि से संबंधित जितने भी मामले होंगे, जैसे कि ज़मीन कैसी है, बीज उसमें कैसे हैं, मौसम का क्या हाल रहने वाला है, किसका क्या उत्पादन रहेगा, इन सब से संबंधित अब ये समाचार देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। तो नाम क्या है? कृषि समाचार निगरानी के लिए जो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई जो बना है उसका नाम क्या है? कृषि 24/7। तो ध्यान में रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नाम क्या है? कृषि 24/7। विकास किसने किया है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महाराष्ट्र की एक कंपनी है ये वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्होंने मिल करके इसको लागू किया या इसको बनाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृषि के क्षेत्र में। पहली बार ऐसा कुछ कर रहे हैं हम। मंत्री कौन है कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के? नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है इसके मंत्री हैं। तो ध्यान रखेंगे, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कृषि 24/7 यानी कि 24/7 आपकी सेवा में उपस्थित। किसकी सेवा में? कृषि की सेवा में। कौन? कृषि 24/7। ध्यान रखेंगे इसको। अगला देखते हैं टॉपिक। दूसरा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम कहाँ पर हुआ है? तो वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन, नाम से ही समझ में आना चाहिए, लोकल प्रोडक्शन यानी उत्पादन से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। इसके लिए एक फोरम आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नीदरलैंड में। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दूसरा ही है, हाल में इसकी शुरुआत हुई है। 2021 में पहली बार हुआ था, वर्चुअली उसको अटेंड किया गया था क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था। अब 2023 में दूसरा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नीदरलैंड के हेग में। ध्यान में रखेंगे भारत से कौन सम्मिलित हुआ? तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री जो हैं भगवंत खुबा, इन्होंने इसमें शिरकत की है। किसमें? दूसरा वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन। अब ध्यान में आएगा कि रसायन मंत्री का यहाँ पर क्या काम है। तो ये जो लोकल प्रोडक्शन की बात हो रही है, यह दवाओं से संबंधित जो लोकल प्रोडक्शन है उसकी बात हो रही है, यानी कि दवाओं के क्षेत्र में और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए ये पूरा फोरम आयोजित किया जाता है। इसलिए यहाँ पर केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने शिरकत की। नाम क्या है? भगवंत खुबा। और लोकल प्रोडक्शन किसका? दवाओं का और स्वास्थ्य संबंधी जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचो, इसको ध्यान में रखते हुए फोरम आयोजित किया गया है। पहला मैंने बता दिया 2021 में वर्चुअली आयोजित हुआ था और अभी दूसरा नीदरलैंड में हुआ है। अब देख लेते हैं आज का अंतिम टॉपिक, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या है? जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। कंफ्यूजन हो सकता है, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने बात की थी इससे संबंधित, जी हाँ की थी, लेकिन तब जातिगत सर्वेक्षण जारी किया गया था। उसमें बताया गया था कि कितने % बिहार में ओबीसी हैं, कितने एसटी हैं, कितने एससी हैं, कितनी जनरल पॉपुलेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या है? आर्थिक, यानी कि अब बताया गया है उन जातियों से संबंधित आर्थिक गतिविधियां कितनी है या कौन सी जाति है जो किस आर्थिक गतिविधि में सबसे ज़्यादा है, किसको कितनी आय प्राप्त हो रही है, कौन कैसा काम करता है, इससे संबंधित जो आर्थिक सर्वेक्षण है यह भी बिहार राज्य ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। और इन्होंने अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये भी है कि जो अपने यहाँ आरक्षण का दायरा है बिहार सरकार ने अब उसको बढ़ा करके कर दिया है 75%। पहले था वो 60, अब उसको कर दिया है 60 से सीधा 75%। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, पूछना जा सकता है, स्पेशली जो भी बिहार वगैरह के जितने अभी रिसेंट एग्जाम आएंगे। मैंने पहले बताया कि 2 जाति सर्वेक्षण भी जारी किया गया था। कब किया गया था? इसको ध्यान रखेंगे। तो गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को बिहार राज्य ने जाति सर्वेक्षण जारी किया था जिसमें पॉपुलेशन की चर्चा की थी, और अब उन्होंने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है। मुख्यमंत्री कौन है? बताने की जरूरत शायद नहीं पड़नी चाहिए, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी बिहार के।
और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इनको भी याद में रखेंगे। मुख्यमंत्री तो पता ही होगा, राज्यपाल देख लेते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, नाम याद रखेंगे। अब देख लेते हैं बिहार से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तो पहली बार जो है गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए अभ्यारण्य बना है, यह बिहार में ही बना है। मतलब भारत में पहली बार किसी राज्य में गंगा डॉल्फिन जो है, यह हमारी जो राष्ट्रीय जलीय पशु भी है गंगा डॉल्फिन, तो इसके संरक्षण के लिए अभ्यारण्य कहाँ बना है? बिहार के भागलपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि गंगा डॉल्फिन अभी इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में जो यूपी सरकार है उन्होंने भी अपना राज्य जलीय पशु गंगा डॉल्फिन को डिक्लेयर किया है। तो प्रश्न बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए अभ्यारण्य कहाँ बना है? भागलपुर, बिहार। ये पूछा गया कि अभ्यारण्य तो भागलपुर, बिहार, लेकिन अगर पूछा गया कि रिसर्च सेंटर कहाँ बना है गंगा डॉल्फिन के लिए, तो बिहार में ही बना है, लेकिन वह बना है पटना में। तो ये दो तथ्य याद रखेंगे। अगर पूछा जाए गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए अभ्यारण्य, तो बिहार का भागलपुर जिला, और अगर पूछा जाए कि पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो रिसर्च पटना में, बिहार के पटना में। देख लेते हैं कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना भी बिहार सरकार की ही पहल है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे अगर प्रश्न बने कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, तो बिहार सरकार। एक मैंने तथ्य आपको शेयर किया था, कब? राजस्थान से संबंधित था कि पहला ऐसा राज्य बना है राजस्थान जिसने न्यूनतम मजदूरी देने का डिक्लेयर किया था, तो उस तथ्य को भी याद रखेंगे। लेकिन यह है अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, किसकी पहल है? बिहार सरकार की। एक और भी अभी हाल में बहुत चर्चा में है और राम जी से संबंधित है, तो बिल्कुल प्रश्न बनना तो जायज है। विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है? यह भी बिहार में ही बन रहा है। बिहार का जो पूर्वी चंपारण जिला है, वहाँ के जानकीपुर में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। लगभग 3 मंजिला इमारत है और 270 फीट की ऊंचाई है। तो इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। सिर्फ इंडिया ही नहीं, विश्व के लेवल पे इस तरीके का इतना बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? तो यह बन रहा है आपके पूर्वी चंपारण, बिहार में। चलिए, मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लगी है तो हमारे नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।